अगर मान लो मुझे अपना पूरा एक बायोडेटा लिखना, मुझे अपने बारे में कुछ 4 लाइनें लिखनी है, क्या मैं पूरी हेडिंग टैग से लिख लूंगा? लिख तो सकता हूँ, बट होगा क्या वहां पे चीजें? वहां पे चीजें होगी क्या? तुम सारा का सारा बोल्ड लग रहा होगा, अभी जो तुम लोग कर रहे होगे वो सारा का सारा क्या लगता है? बोल्ड लग रहा। कितना खराब लग रहा है कि सब एक ही अथी में। अब कोई चाहेगा कि नीचे वाला अथी बोल्ड ना हो, जैसे तुमने ऊपर लिखा अपना कॉलेज ने, नीचे तुमने अपने अबाउट में लिखा कि आई एम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, वो भी बोल्ड था। उसके आगे किसी ने अपना अथी भी लिखा था कि माय होम टाउन इज ये, वो भी बोल्ड था। सब यानी बोल्ड था, कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद तो वहां पे अगर हमको मान लो पैराग्राफ के टाइप में अगर हमको लिखने मिलता तो कितना बेटर रहता। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक ये लिखा माई इंट्रोडक्शन, अब यहाँ पे अगर मुझे हमको इसके नीचे हमको अपना इंट्रोडक्शन लिखने मिलता पैराग्राफ के फॉर्म में, कितना अच्छा। उस कारण से हमारा अगला टैग आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जिसको हम लोग पी के थी रूप में लिखते हैं, ये भी एक क्लोजिंग टैग है तुम्हारा। और इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने अपना अपने हेडिंग में माई इंट्रोडक्शन लिखा और पैराग्राफ में लिखा, मान लो माई नेम इज अतुल कुमार, आई एम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आई डन माई बीटेक फ्रॉम। ज़्यादा है इसको ब्रेक कर दो यहाँ से कि हाँ तुमको नहीं अच्छी है। तो ऐसे करके हम क्या करें, देखो पैराग्राफ लिखते जा रहे हैं, फ्रॉम MCE मोतियार, हमने ऐसे लिखा। अब यहीं पे तुम्हारा क्या, चलो पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है ये। इसको मैं रन करूंगा तो ये क्या देता है। ओके, मैं इस इंट्रोडक्शन को क्या कर रहा हूँ, राइट से मैं सेंटर ला रहा हूँ। देखो कैसे कैसी चीजें स्ट्रक्चर हो रही है, धीरे धीरे तुमको चीजें अच्छी लगी। मैंने इसको एक ये ला दिया। अब देखो क्या थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मेरा एक पेज है जिस पेज की टॉप पे कुछ हेडिंग है। उसके बाद इस हेडिंग का क्या है तुम्हारा, नीचे मेरा पैराग्राफ है। अब इसी पे अगर किसी को नहीं यहाँ पे था कि नहीं सर ये मैं पहले लाइन में लिखा हूं और इसके नीचे मुझे क्या करना है, दूसरा लाइन मुझे लिखना है, तो मुझे इसके नीचे दूसरी लाइन लिखनी है। यहाँ पे क्या करो, बी आर मार दो, ब्रेक कर दो, लाइन ब्रेक कर दो, बी आर लगा दिए। और देखो फिर से हम पेज खोलते और हैं। सर इटैलिक कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूँ, सब बता दूंगा, देख लो चीजें। आज मैं थी ना सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, उसकी सारी की है थी चीजें। आज हम पैराग्राफ टैग का ही पूरा देखेंगे कहानी। हम पूरी कहानी पैराग्राफ टैग पे ही कौन कौन सी स्टाइलिंग कर सकते हैं। हम पी टैग है, पी टैग पे अब ये हुआ, इस पे कौन कौन सी स्टाइलिंग हम कर सकते हैं, हम सारी चीजें देखेंगे। तो सर तो इसका यूज करके कोई स्टोरी भी लिख सकते हैं हाँ, हम आराम से तुम। अपना, कोई पेज वही अपना? चीज तो बता रहे हैं कि पैराग्राफ टैग का काम क्या है कि हम उससे कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं। हमने ऊपर अपना एक हेडिंग दे दिया, तुम स्टोरी की कुछ नाम दे दिए मान लो, और पूरा का पूरा स्टोरी तुमने इसमें लिख दिया, यही होता है। अब इसमें तुमने थी ये और उस बार पे, बार हाँ, और लाइन बार ब्रेक। बार उतना कुछ लिखना पड़ेगा? हाँ, जो भी चाहिए, लाइन ब्रेक करना है तुमको, लाइन ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक कर। और इसी में मान लो तुम्हें पैराग्राफ चेंज करना है, नहीं चाह रहे हो कि एक पैराग्राफ का स्पेस हो जैसे हम लोग किताब में देखते हैं, तो कुछ मत करो, इसके एक एक को इस एक पैराग्राफ में डाल दो। देखो इसको यहाँ पे हम पैराग्राफ क्लोज कर देने हैं और फिर से हम पी पी यहाँ से ओपन कर दिए। अब देखो अंतर क्या होगा कि ये बीच में जो गैप बनेगा, एक लंबा गैप बनेगा। देखो बना कितना लंबा गैप। बी आर से हम क्या करें, बी आर से हमें बहुत अच्छी लाइन ब्रेक हो रहा था, बट हम चाह रहे हैं कि नहीं हमारा एक अलग पैराग्राफ ही हो, तो हम बार बार पी पी टैग को पी टैग को पी टैग को बार बार यूज करते जाएंगे। बार बार पी टैग को यूज करें, एक पैराग्राफ बनते जा रहा है मेरा। इसको तुमको सेंटर करना है। चलो इसको हम फिर से एक ही पैराग्राफ अभी रहने देते, इसको सेंटर करना है। मैंने बोला कि इसको क्या कर सकते हो, पी अलाइन, अलाइन का भी तुम यूज कर सकते हो, सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद अलाइन सेंटर मारे, देखो आ गया तुम्हारा सेंटर में, डन। और
और क्या कर सकते हो उस पे तुम? चलो और कुछ हम लोग डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग अभी जो के हम लोग, अंदर अंडर स्कोर पूरा लाइन के अंदर। हाँ वो कर सब कुछ कर लेंगे। स्टाइल का हम लोग चलो पहले इंटरनल सीएसएस जो तुम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था उसका हम लोग यूज करते हैं। इसकी फॉन्ट साइज क्या बढ़ा सकते हैं हम लोग? ये फॉन्ट बहुत छोटा है, तो देख लो किसी भी टेक्स्ट की फॉन्ट साइज तुम्हें एचटीएमएल में सीएसएस के थ्रू बढ़ानी होगी, उसके लिए हमारी एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट। ये सारी चीजें लिखते जाना, मैंने कहीं नोट नहीं रखा, ये मेरे दिमाग में वो सारी चीजें तुमको बता रहा। तुम्हारा काम है एक कॉपी कलम लेकर के बैठो, ये नोट करते जाओ, या बाद में तुमको वीडियो देख करके करना है, वीडियो से जैसे तुम्हारी, और नहीं तो मैं तो बोलूंगा कि याद करते चलो, और नहीं याद हो रहा तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। फॉन्ट वेट मैंने बोला, और फॉन्ट वेट देखो बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर जो होती है ना, कोई भी ब्राउजर हो चाहे क्रोम हो, एज हो, इसकी बाय डिफॉल्ट वेट 16 पिक्सल होती है। मैंने बोला डिफॉल्ट वेट ऑफ एनी ब्राउजर इज 16 पिक्सल। किसी किसी भी ब्राउजर की डिफॉल्ट फॉन्ट दिखती है वो 16 पिक्सल होती है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ एनी ब्राउजर इज 16 पिक्सल। ये याद रखना कि किसी भी ब्राउजर की, चाहे वो एज हो, चाहे क्रोम हो, चाहे फायरफॉक्स हो, उसकी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? 16 पिक्सल। अब तुमको जब भी अपना साइज सेट करना, अगर बड़ा करना है तुमको, ये जो दिख रहा है इससे तुम्हें बड़ी करनी है साइज, तो हमेशा 16 से बड़ा रखो। अगर 16 से तुमने छोटा सेट किया तो देखो क्या होगा, तुमने 16 से छोटा सेट किया तो कोई चेंज नहीं दिखेगा। जैसे मैं 12 पिक्सल सेट करता हूँ, बल्कि और देखना फॉन्ट छोटा हो जाएगा तुम्हारा, कोई देखो अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो 16 से छोटा वैल्यू ले ही नहीं सकता। और वहीं पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो इसको 20 करता हूँ, देखो इसको मैं 20 पिक्सल पे सेट करता हूँ, और देखो लोड कर रहा हूँ। 1 मिनट, ये क्यों नहीं बड़ी हुई? ओके, सॉरी, मैंने फॉन्ट वेट लिखा है जबकि मेरा फॉन्ट साइज होता है। फॉन्ट वेट अलग चीजों के लिए होता है हमारा, चूंकि यहाँ पे हमें अपने टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है, और टेक्नोलॉजी के टर्म में हमेशा टेक्स्ट को फॉन्ट कहा जाता है, इसलिए हमें फॉन्ट साइज यहाँ मेंशन करना है। फॉन्ट वेट हम लोग देखेंगे आगे, अभी जस्ट देखेंगे। देखो बड़ा हो गया, और बड़ा करना है हमें इसका फॉन्ट साइज को, और बढ़ा दो 30 पे, 30 पे करके लेके चले जाओ। देखो और बड़ी हो गई। और मैंने बोला था कि चलो इसको हम एक बार हटा के देखते हैं, पहले कुछ नहीं डालते हैं वैल्यू, तो इसका अपना डिफॉल्ट साइज देखो, डिफॉल्ट साइज ये है। और मैं अगर इसको 12 पिक्सल से नीचे में रखूं, 16 पिक्सल से नीचे 12 पिक्सल पे रखता हूँ, देखो क्या होगा। देखो और छोटी हो गई, जो हमारी डिफॉल्ट थी उससे छोटी हो गई। हेलो, सर यस सर। हमारा डिफॉल्ट साइज क्या था? देखो ये था, इतना था। और अगर हम 12 पिक्सल सेट करें, या इवन चलो 15 पिक्सल, 16, 14 पिक्सल सेट करो, 15 पे नहीं पता चलेगा, 14 पिक्सल सेट करो, देखना गौर से कि थोड़ा सा साइज पहले से छोटा ही हो गया। तो तुम्हें यस पता सर। चल, तुम्हें खुद दिख गया कि हमारा डिफॉल्ट साइज 16 है, जबकि मैं अगर इसको 16 पे रखूं तो सेम टू सेम साइज दिखेगा। देखो 16 पे अगर मैं रखूं तो सेम टू सेम साइज दिखेगी, दिख रही है? तो ये हो गया। अब यस अब ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी हमारा है कि हमें क्या करना है, इसके फॉन्ट को बोल्ड करना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बी टैग, राहुल सर ने लास्ट क्लास बताया था। तो देखो हर काम को करने के लिए ना, चाहे इटैलिक्स तुमने बोला सर, इटैलिक्स करने के लिए, फॉन्ट वेट बढ़ाने के लिए, फॉन्ट वेट साइज बढ़ाने के लिए भी एक टैग था पहले, HTML5 से पहले या CSS के आने से पहले फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए भी एक टैग था। किसी को पता हो? बहुत कोई पढ़े हुए हैं। हर काम को करने के लिए HTML में है टैग्स अवेलेबल, बट हम उसको बेटर अच्छे से, इन सब को टैग को यूज करने से होता क्या है, क्या हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है पेज का, हम अननेसेसरी स्ट्रक्चर अपना बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना सारा स्ट्रक्चरिंग का काम HTML से करते हैं, और जितनी स्टाइलिंग की काम होती है वो हम सारा CSS को सौंप देते हैं कि आप हमको स्टाइलिंग करना ही नहीं HTML के थ्रू।
हमको सारी, जबकि HTML में है स्टाइलिंग फीचर अवेलेबल, बट हमारा चूंकि स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा तो हम अपना काम वो छोड़ देते हैं, HTML को डेडिकेटेड कर देते हैं कि आप HTML क्या करो, तुम सिर्फ स्ट्रक्चरिंग करो, स्टाइलिंग का काम CSS तुम करो, और जावास्क्रिप्ट का क्या काम है कि इनमें एनिमेशंस को इंटर मारो, एनिमेशंस इंटर मारो, इंटरेक्टिविटी को ऐड करो। ये फॉन्ट जैसे हमने फॉर्म को सबमिट किया तो फॉर्म में पासवर्ड मेरा 8 डिजिट का है कि नहीं है, पासवर्ड कैपिटल स्मॉल है कि नहीं, ये सारी चेक कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट करेगा। ये सारी इंटरेक्टिविटी हम जावास्क्रिप्ट करें, तो हर काम को हम एक ये बांट दिए। तो हमने फॉन्ट साइज देख लिया। ऐसे ही हमारा फॉन्ट बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए हमारा क्या होता है, एक सर फॉन्ट। हाँ बोलो। सर लाइन स्पेसिंग के लिए, लाइन स्पेस को बढ़ाने या घटाने के लिए कोई टैग होता होगा ना? हाँ वो होता है, मैं वो भी बता दूंगा, अभी वो भी है चीज है, सब सारी चीज की टैग है। टैग नहीं है, वो प्रॉपर्टी है। CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टी है तुमको, CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टी है तुमको, उतनी प्रॉपर्टी तुमको याद रखना। तो ये अब बोलोगे सर आपको इतना कैसे याद हो गया? क्योंकि मैंने इन सभी को यूज किया है। यही मैं बात बोल रहा हूँ कि तुमको थी अगर याद रखनी है तो यूज तुमको करनी पड़ेगी। मैंने 3 साल 4 साल तक काम किया है सब पे, इसलिए मुझे HTML की बोलोगे तो 60-70 प्लस टैग्स याद है, और CSS की भी 60-70 प्लस प्रॉपर्टीज याद है मुझे दिमाग पे। मुझे कहीं देखना नहीं पड़ेगा, मैं देख रहे हो कहीं में ना मैंने कहीं लिखा है ना मैंने कहीं इसको अति किया, कि मैंने इन सबको यूज किया तो मुझे याद है। ऐसे फॉन्ट वेट है, इस पे क्या प्रॉपर्टी लगा है? बोल्ड। इस पे हमने प्रॉपर्टी लगाया बोल्ड, और बोल्ड लगा करके हम जब इसको चेक करेंगे, देखो ये बोल्ड हो गया। इसको और बोल्ड करना है तो एक इसमें भी बोल्डर करके आता है, बोल्ड बोल्डर, दो दो फीचर है, बोल्ड बोल्डर। बोल्डर करो थोड़ा सा और बोल्ड होता है, बट ज्यादा पता नहीं चलेगा तुमको। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? फॉन्ट वेट की डिफॉल्ट वैल्यू, जो हमारा कुछ प्रॉपर्टी नहीं सेट करते तब होता है, वो रहता है नॉर्मल। वो नॉर्मल, और नॉर्मल होती है जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। देखो नॉर्मल में ये था, तो ये होता है, ऐसे ही ये होता है। फॉन्ट साइज का हमारा डिफॉल्ट वैल्यू, वो फॉन्ट साइज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से लेकर के तुम्हारा 255 तक जनरली। किसी भी अथी का तुम्हारा पता है कि हमारा कंप्यूटर के बिट में 256 तक ही होता है, तो इसलिए कोई भी हो गया, चाहे वो कलर की वैल्यू होगी या फॉन्ट साइज की, ये सब 0 से लेकर के 255 तक ही जाती है, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर ले जाओगे काम तो करेगा बट वैल्यू नहीं। ऐसे ही फॉन्ट वेट का 3-4 वैल्यू होता है, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, 3 ही वैल्यू होती है। ऐसे करके और क्या कर सकते हैं इस पे? अभी तुमने बोला कि सर हाँ इसमें अंडरलाइन करना है इसको, तो अंडरलाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन, चलो इस फॉन्ट वेट का नॉर्मल हम रहने देते हैं, चलो ठीक है। अंडरलाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम क्या लिखते हैं? अंडरलाइन। अंडरलाइन, देखो ये अंडरलाइन हो गई सारी टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को हम कहीं किसी पे भी लगा सकते हैं। हम हेडिंग पे भी चाहे तो ये काम लग कर सकते हैं, हम हेडिंग पे भी ये काम कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन का। इसी में तुम्हारा एक, इसी में हम क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन हो गया, ठीक है, डन। सर ईएम टैग और इटैलिक टैग सेम होती है? नहीं, ईएम टैग नहीं होती है। ईएम टैग तुम्हारा कुछ अलग होता है, वो छोड़ो हटा। ईएम एक्चुअली वैल्यू होता है, जैसे पिक्सल्स है ना, वैसे ईएम भी एक वैल्यू होता है। ईएम टैग कुछ और टैग अलग होती है वो। यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन, अभी तुमने इटैलिक्स बोला तो उसके लिए क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल होती है शायद, देखो फॉन्ट स्टाइल। चूंकि ये इटैलिक्स हो गई या अथी हो गई, ये सारी क्या स्टाइल है तुम्हारी फॉन्ट की, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक्स।
ओके, इटैलिक होती है शायद, क्या देखो, इटैलिक्स नहीं होती, इटैलिक होती है। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, इटैलिक हो गई, क्या दिख रही है आप सबको? चलो मैं एक काम क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि तुम लोग को ज्यादा बेटर दिखेगा। 24 में रखता हूँ, फॉन्ट साइज 24। दिख रही है इटैलिक सभी को? कोई नहीं बोल रहे। पी टैग के साथ, हमारे पी टैग के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको हमने लगाते चले गए, और हर प्रॉपर्टीज के बीच में सेमी कॉलन था, सेमी कॉलन। अब ऐसे करके मान लो अभी हमने 3 प्रॉपर्टीज की लगाया, मेरा देखो ये कहाँ भाग गया। मेरी ये जो मेरी मेन कंटेंट तो है, ये है पी टैग की, मेरी मेन कंटेंट ये है, ये कहाँ चली गई? एकदम इतनी अथी में, इतनी साइड में चली गई। हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ये बीच में कहानी की तरह घुसा हुआ है झूठों का। तो यही चीज है कि हमारा जब क्या होता है हमारे इनलाइन सीएसएस के साथ, यही है कि इनलाइन सीएसएस हमारा बेटर होता है तब जब हम लोग को किसी भी टैग पे 1 या 2 प्रॉपर्टी लगानी है, तो हम इनलाइन सीएसएस के साथ चल सकते हैं। या हमें एक ही प्रॉपर्टी लगानी है तो हम इनलाइन सीएसएस के साथ काम कर लिए हम लोगों ने, एक से 2 प्रॉपर्टी लगे। बट अगर मान लो हमें एक टैग पे 5-10 प्रॉपर्टी लगानी, तो हमारा इनलाइन सीएसएस देखो कहाँ भाग रहा है। तो इसी समय के लिए हमारे पास क्या आता है, फिर हमारा इंटरनल सीएसएस आता है, जहां हम क्या करते हैं, ये सारी चीजों को एक अलग जगह पे लिखते हैं। हम एक अलग जगह पे लिखते हैं, और वो अलग जगह पे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस से यूज करते हैं। और इंटरनल सीएसएस का यूज करने का तरीका क्या है कि हमको, या तो हम उसको हेड में लिख सकते हैं, हेड मेरा जो है, हेड में हम हेड में भी लिख सकते हैं कि इंटरनल सीएसएस को लिखते कैसे हैं। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होता है स्टाइल, सॉरी एक टैग होती है हमारी स्टाइल, ये भी एक क्लोजिंग टैग होती है स्टाइल, ये एक स्टाइल टैग होती है, क्लोजिंग टैग। ये स्टाइल टैग, इसको या तो हम हेड में रख सकते हैं, हम या तो इसको बॉडी में रख सकते हैं, बॉडी के एंड में, हम दोनों जगह इसको रख सकते हैं, या हम बीच में भी कहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यति में या बॉडी के स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, हम इसको तीनों जगह रख सकते हैं। इस स्टाइल टैग को हम या तो हेड में रख सकते हैं, या तो बॉडी के स्टार्टिंग में रख सकते हैं, या बॉडी के एंड पे रख सकते हैं। तो तीनों तरीके से रख सकते हैं, बट मोस्ट प्रिफरेबल प्लेस इसका कहाँ होता है कि आप सबसे लास्ट में रखो। आप पूरा पूरा HTML ऊपर रख दो, जहां आपका बॉडी क्लोज हो रहा है वहां पे रखो। क्यों? तो, तो हेड में अगर रखोगे तो तुम्हारा चीज क्या होगा, कंटेंट लोड होने से पहले उसकी सारी स्टाइलिंग लोड हो जाएगी, तो फिर हो सकता है कि कुछ इशू करे। इसलिए मैं जब भी कोडिंग करता था ना, मैं अगर इंटरनल सीएसएस से यूज करता था, मेरा प्रेफरेबल प्लेस यही होता था। मैं क्या करता था, अगर मैं इंटरनल सीएसएस यूज करता था, तो मैं उसको एट बॉडी को जहां मैं बंद कर रहा हूं उससे पहले रखता था, यानी एंड ऑफ द बॉडी टैग पे। ऊपर में सारा मैं स्ट्रक्चर लिखते जा रहा हूं, नीचे डन। ये समझ में आ गया कि हमें इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए स्टाइल टैग की जरूरत पड़ेगी। रखूंगा मैं कहा, इसको हम हेड में भी रख सकते हैं, बॉडी के स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, बॉडी के एंड में भी रख सकते हैं, तीनों जगह पे रख सकते हैं, कहीं भी हम रख सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग करेंगे कैसे स्टाइलिंग? नाउ आया सेलेक्टर की बात। अब सेलेक्टर हम यहाँ यूज करेंगे। हम क्या सेलेक्टर यूज कर सकते हैं? टैग सेलेक्टर। हम टैग्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने अभी टैती पे लगाया, यहाँ पे स्टाइल लगाई, ये हम सारी चीजों को कट डाउन करते हैं यहाँ से, ये सारी चीजों हमने यहाँ से कट डाउन किए, हम स्टाइल को डिलीट कर दिए, हमें स्टाइल की यहाँ नहीं जरूरत है। अब हमारा CP टैग है, स्टाइल को हम लोग डिलीट किए। जहां नहीं समझ में आएगा पूछना, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला P टैग पे लगाना है, हम इस स्टाइल के अंदर में। अब यहाँ पे स्टाइल का भी देखो एक ये होता है, ये देना नहीं देना कोई अच्छी नहीं है, टाइप स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS। ये नहीं भी दोगे तो काम करेगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जहां तुमने जब भी तुमने स्टाइल लिख दिया
तो हमारा ब्राउजर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट समझ जाता है कि ये स्टाइल जब ही लिखा है तो इस स्टाइल टैग के अंदर में जो भी टेक्स्ट होगा वो सारी CSS की टेक्स्ट होगी, वो बाय डिफॉल्ट समझ जाता है। तो इसलिए ये टाइप हमारा लिखना कंपलसरी नहीं है, हम लिखते हैं तब भी काम करेगा, नहीं लिखते हैं तब भी काम करेगा। चलो हम लिख करके चलते। और इसके अंदर हमने बोला पी टैग पे हमें लगाना, पी टैग लिखिए और इसका सर सिंटैक्स इससे क्या होता है? किससे, टाइल टाइप txt css। इससे क्या होता है हम बताते हैं कि स्टाइल का टाइप क्या है। मेरा स्टाइल टैग है ना, इसमें किस टाइप की टेक्स्ट जाने वाली है, हमारी किस टाइप की टेक्स्ट इस स्टाइल टैग के अंदर जाने वाली है। तो वो हमने एक उसके लिए हमारा टाइप एक एट्रीब्यूट होता है और जिसकी वैल्यू होती है text/css। ठीक है। ओके सर। अब हमारा इनलाइन सीएसएस के केस में हमारा क्या होता है, सिंटैक्स देखो क्या होती है। हमने इंटरनल इनलाइन सीएसएस में हम लोगों ने देखा था कि स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल के बाद हमारा उसकी वैल्यू होती है जो भी हुआ बैकग्राउंड कलर। इंटरनल सीएसएस की क्या सिंटैक्स होती है, तो यहाँ हमेशा क्या रहेगा, एक कर्ली ब्रैसेज रहेगा, ओपन होगा बंद होगा। ये कर्ली ब्रैसेज ओपन होगी बंद होगी, जैसे हमारा फंक्शन पढ़े होगा तो फंक्शन के साथ होता था। ये कर्ली ब्रैसेज ओपन हुआ बंद हुआ और जो भी प्रॉपर्टीज है इसी के अंदर रहेगी, ये सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर रहेगी जो हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज वहां लिखी थी। और चूंकि ये सारी प्रॉपर्टीज हमें इस पी टैग पे लगानी है तो हमने इन सबको एक कर्ली ब्रैसेज में बंद किया और सबका ये सिंटैक्स था। अब मैं कैसे बताऊंगा अथी में, मैं अथी को ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज किस टैग पे लगने वाली। उसके लिए सेलेक्टर होता है, पहला होता है टैग सेलेक्टर, हमने बताया पी पे, हमने बोला पी पे लगानी है। देखो हम पहले इसको कट डाउन करके सेव करके रिलोड करते हैं अपना पेज, हम अपना पेज रिलोड करते हैं, देखते हैं कि मेरे क्या सिंटैक्स, कुछ नहीं दिख रहा है, सारी मेरी प्रॉपर्टी जो थी सारी हट गई। अब हम पहले इसको प्रॉपर्टीज को यहाँ पेस्ट किए, सेव किए और देखो लोड करते हैं, क्या ठीक है सब कुछ। चलो हम इस पे और क्या कर सकते हैं, सेमी कॉलन, इस पे याद रखना हमेशा सेमी कॉलन, इसमें मैंने बोला था सीएसएस के साथ अब जब हम वर्क करते हैं तो हर स्टाइल के बाद देखो मेरे हर जो ये सारी को क्या कहोगे, सीएसएस की ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ये फॉन्ट साइज हो गई, फॉन्ट वेट हो गई, ये प्रॉपर्टीज है। अब इस प्रॉपर्टीज की ये वैल्यू है, ये फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की और इसकी एक ये वैल्यू है। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है सीएसएस की, इसकी ये वैल्यू है। ऐसे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज है इसकी, इसकी एक वैल्यू है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, तो याद रखना हमेशा सीएसएस के दो प्रॉपर्टीज के बीच में सेमी कॉलन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा देखो। सर अगर हमें H1 में ये सारी प्रॉपर्टी लगाना होता तो वहाँ पे P की जगह पे H1 लिखते हैं। H1 लिख सकते थे, देखो H1 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो हम सेव किए तो यही टैग सेलेक्टर है, हमको जिस टैग पे लगाना है उस टैग पे हम लिखे। देखो H1 अति छोटा हो गया, बोल्ड नहीं है, इटैलिक्स हो गया। अब अगर H1 हटा कर अंडरलाइन कहाँ लगी है इसमें? एक अंडरलाइन मिनट, का अब कहाँ है? एक टैग पे लगानी है, मैं उस टैग का नाम लिख रहा हूँ और उसके बाद कर्ली ब्रैसेस ओपन करके मैं सारा कर रहा हूँ। ये इंटरनल सीएसएस ऐसे काम करता है। देखो फिर हम लोड करते हैं, देखो मेरा ये अंडरलाइन हो गया, फिर अपना माइंड प्रोडक्शन अपने पॉइंट पे आ गया। क्लियर। इसका चलो अगर कलर हमें चेंज करना है तो हमें पता है COLOR कलर। अब देखो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, बीच का कोई एक ये छोड़ देता हूँ, इसकी सेमी कॉलन, इसके बाद मैं टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद मैं सेमी कॉलन नहीं देता हूँ अंडरलाइन के बाद। देखो क्या होगा, इटैलिक्स तुम्हारा काम नहीं करेगा, इटैलिक्स जो है वो देखो काम नहीं किया, जबकि मेरा यहाँ पे कोड इटैलिक्स है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, बट चूंकि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन के बाद सेमी कॉलन नहीं डाला है, इस कारण मेरा क्या हुआ, ये फॉन्ट स्टाइल इटैलिक प्रॉपर्टी काम नहीं किया। इसलिए हमेशा याद रखना, और अगर कभी तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी नहीं काम करेगा तो एक बार जाकर के क्रॉस चेक कर लेना कि क्या तुमने सेमी कॉलन छोड़ा है। और सर तो अंडरलाइन वाला भी तो नहीं काम किया ना, दोनों प्रॉपर्टी काम नहीं किया। नहीं, एक टेक्स्ट अंडरलाइन वाला काम किया था, देखो अंडरलाइन काम किया था। अच्छा हाँ, अंडरलाइन भी नहीं, यानी दोनों प्रॉपर्टी मेरी नहीं काम की, ये भी प्रॉपर्टी मेरी फॉल्ट हो गई
तो जो प्रॉपर्टी ये भी होगी, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी मेरी, उससे पहले वाली प्रॉपर्टी भी नहीं काम की, बाद वाली भी नहीं काम की। तो सेमी कॉलन अगर तुमने नहीं लगाया तो तुम्हारी दो दो प्रॉपर्टी एक साथ काम नहीं कर रही, इसलिए बहुत जरूरी है ये सेमी कॉलन यहाँ पे सीएसएस के साथ काम करने में। क्लियर है? हम ऐसे ही कलर इसका चेंज कर सकते हैं सेमी कॉलन के बाद। मान लो इसमें और कलर हम डाल दिए, कलर करके डाल दिया हमने। कलर पे मान लो हम अभी तक तुमने रेड ही यूज कर रहे हो, रेड कर सकते हो। देखो रेड हो गया सारा। इसके अलावा और क्या कर सकते हो तुम? अगर जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं उनको तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद कलर पैटर्न बहुत, इसमें तो हमने एक ये देखा, एक कलर, ये एक कलर पैटर्न हम नाम नहीं लिख करके तुम इससे क्या कर सकते हो, रेड ग्रीन येलो ब्लू, इनसे तुम जिस कलर का तुमको नाम याद है वो लिख सकते हो। यानी 7 कलर ही तुम यूज कर सकते हो। तो क्या हम अपने वेब पेज को 7 ही कलर से डेकोरेट कर सकते हैं? नो। फिर हमारा वहाँ कलर का तरीका चेंज होता है। वहां हम फिर एक आता है आरजीबी कलर, रेड ग्रीन ब्लू। अगर किसी किसी को पेंटिंग का नॉलेज होगा, कोई अच्छा पेंटिंग जिसको आता होगा, उनको पता होगा कि वो हमारा डिफरेंट कलर जो बनता है, हम इस 3 कलर के मिक्सर से बहुत सारे कलर बना सकते हैं। तो ये फिर आता है यहाँ पे हम कलर आरजीबी। अब बोलोगे कि सर हमको मिलेगा कहाँ से? तो जिनके पास अगर नोट पैड है उनके लिए तो इशू नहीं है, वो यहीं से देख सकते हैं। देखो टूल्स में गए, सॉरी सेटिंग्स में जाओ, स्टाइल कॉन्फ़िगरेटर है, यहाँ से तुम अपने नोटपैड प्लस प्लस का पूरा स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। देखो फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारी स्टाइलिंग। फॉन्ट नेम कौन सी तुमको रखनी है, मैंने यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया है। देखो मैं अगर कोई दूसरा फॉन्ट दूं और मैं सेव एंड चेंज करता हूँ, ओके अभी ये फॉन्ट नहीं हुई है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगा वो टेक होम फॉन्ट, देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेटिंग्स में स्टाइल कॉन्फ़िगरेटर में गए और टेक होम कर, ओके ये नेक्स्ट टाइम मैं जब बंद करके ओपन करूंगा तो ये टेक होम फॉन्ट अपने ले लेगा जब भी ये सेट करो। तो यहां से तुम कलर भी फाइंड कर सकते हो कि कौन से कलर की आरजीबी प्रॉपर्टी क्या होती है। कैसे? तुम इसमें से किसी पे क्लिक करो, मोर कलर्स पे जाओ। अब देखो यहाँ से तुम जिस कलर को सेलेक्ट करोगे, इसका देखो यहाँ दिखा रहा है, मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, इसका दिखा रहा है रेड की वैल्यू 100 है, ग्रीन की वैल्यू 34 है, ब्लू की वैल्यू 221 है। यानी इसने इस कलर का आरजीबी वैल्यू हमको दे दिया। तो तुम ऐसे यहाँ से भी निकाल सकते हो किसी भी कलर का, देखो सबका वैल्यू। अब बोलोगे सर ये वैल्यू कहाँ तक जाएगा? तो याद रखना हमेशा ये 0 से लेकर के 255 तक जाएगा। तुम देखो किसी भी केस में कोई भी वैल्यू 255 से ऊपर नहीं जाएगा, 255 के अंदर ही होगा, 234, 214। तो तुम यहाँ से भी डिफरेंट कलर अधिक कर सकते हो, लैपटॉप वाले जो तुम यहीं से। अब मुझे ये पसंद आ गया, मुझे ये कलर पसंद है, मैं यहाँ से याद इसका देख लिया, देखो यहीं से ओके। ये अभी मैं इस पे लिख नहीं पाऊंगा मैं, बट मैं क्या करूंगा इसको याद कर लूंगा। यहाँ रेड 60, ग्रीन 196 1 है, या कहीं मैं लिख लूंगा। चलो मैं क्या करता हूँ, कहीं लिख ही लेता हूँ। देखो मैं यहीं पे लिख लिया, या हाँ चलो यहाँ से ये लिख पा रहा हूँ 60, 196, 107। मैंने इसको लिखा, सेमी कॉलन दिया और सेव की, सॉरी। और मैं इसको अब मेरी ये काम हो गई, मैं इसको बंद कर दिया और देखो लोड करता हूँ, क्या मेरी एक अलग कलर आ गई ग्रीन। लेकिन ये ग्रीन की वैल्यू क्या है हमारी? यस सर। ऐसे करके हम मल्टीपल कर। अब बोलोगे सर मोबाइल वाले कैसे हम करेंगे? सर मोबाइल वाले हमको तो ये है नहीं। तो मोबाइल वाले के लिए फिर ऑनलाइन तुम्हें एक आता है प्लेटफॉर्म, दैट इज COLOR कलर पिकर। ये करके एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो तुम्हारा, ये कलर पिकर सर्च करो, देखो अब तुम्हारा यहाँ पे सारा कलर दिख रहा है। जिस कलर को सेलेक्ट करो उसका देखो यहाँ आरजीबी वैल्यू तुमको दिख रहा है, HSV वैल्यू भी होता है, HSL होता है, फिर हेक्सा वैल्यू भी तुमको दिख रहा है, हर कोड की हेक्सा वैल्यू। तुम इसमें जिस कलर की तुमको वैल्यू उठानी है तुम उसका हेक्सा उठा करके हेक्सा डाल दो, आरजीबी डालनी है आरजीबी उठा करके डाल दो। देखो चलो मैं कोई दूसरा का, ये कलर है,
इस कलर की मैं यहाँ से RGB वैल्यू को कॉपी कर रहा हूँ, याद करने की जरूरत भी नहीं है, कॉपी किए यहाँ पे हम इसके बीच में पेस्ट कर दिए, और देखो फिर से हम लोड करते हैं पेज को, देखो ये कलर चेंज हो गई इसकी। अगर यहीं पे हमको हेक्सा है तो हेक्सा वैल्यू हमेशा क्या होगी इसकी, किसी भी कलर की हेक्सा वैल्यू हमेशा हैज से रहेगी, देखो इस टाइप से रहेगी। मैंने पहले भी बताया था कुछ कि हेक्साडेसिमल कोडिंग कुछ अलग होती है, जहां पे हमारा क्या होता है 0 to 9 तो सेम रहता है, बट 10 के बाद क्या होता है वहां पे ABCD में उसको ये होने लगता है मार्किंग। 11 वहां पे हमेशा हेक्साडेसिमल कोडिंग में 11 क्या होगी, ये जैसे ये D लिखा हुआ है ना, तो ये D समझ लो क्या होगा A11 सॉरी A10 11B 14 है, ये D तुम्हारी ये 14 है, तो इसका यानी 26340 ऐसा करें। तो ये देखो अब इसके पीछे मैंने हैज लगा दिया, सेम कलर देखो यहां भी काम कर रहा है। तो ऐसे करके तुम कोई भी कलर सेट कर सकते हो। क्लियर है? हम वैल्यू यूज कर रहे थे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेने का पड़ा था। जब हम अगर इसमें इमेज लगाएंगे तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इमेज का पाथ बताना पड़ेगा। तो फिर पाथ तुम्हें जानना पड़ेगा, पाथ मैं बताऊंगा अगर नेक्स्ट क्लास में कि रिलेटिव पाथ और लाइन स्पेस का सर, क्या हो गया। लाइन स्पेस का बढ़ाने या हाँ वो मैं बता देता हूँ, वो मैं बता सकता हूँ। वो चीज तुमको उसके लिए होता है तुम्हारा लाइन हाइट, एक प्रॉपर्टी होती है तुम्हारी लाइन हाइट। अब बोलोगे सर इसका वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, तो इसको तुम हमेशा 1 से बड़ा रखो। और देखो मैं यहाँ पे BR को एक काम करता हूँ, यहाँ मैं BR लगाता हूँ ताकि तुमको पता चले। तो तुम देखो थोड़ा सा गैप बढ़ा होगा, अगर मैं इसको और वैल्यू को बढ़ाऊं 1.5 से मैं 3 पॉइंट, चलो बहुत ज्यादा मैं वैल्यू बढ़ाता हूं ताकि तुम्हें अंतर पता चल जाए 5.0, ये हमेशा डेसिमल में जाएगा, लाइन हाइट हमेशा डेसिमल में जाएगी इसके वैल्यू। देखो गैप हो गई। यस सर। हाँ और तुमको तो ये एक लाइन हाइट करके प्रॉपर्टी होती है, इसकी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू बताई कि ये हमेशा 1.0 होता है। तो अगर तुमको अपना हाइट बढ़ाना है तो 1.0 से 1.2, और इसकी मैंने हमेशा बोली सर डेसिमल वैल्यू। क्या हुआ? कलर का कोड यहाँ पे कैसे लिखे सर, मेरा नेटवर्क इशू के कारण लेफ्ट हो देखो गया था कलर इसीलिए कोड नहीं मैंने समझ ये पाया। कलर कोड मैंने बोला था कि कलर को नॉर्मली तो हमें कलर की पता है वैल्यू, यहाँ ब्लू ग्रीन रेड ब्लू। इसके अलावा हमारा दो और होता है फेमस, एक तो RGB की प्रॉपर्टी में रेड ग्रीन ब्लू के थी में रेड ग्रीन ब्लू, और नहीं तो हेक्साडेसिमल। तो मोबाइल लैपटॉप वाले के लिए मैंने बता दिया कि आपको ये दोनों चीज नोटपैड प्लस प्लस में ही मिल जाएगी, कि हाँ आप यहाँ पे सेटिंग्स में गए स्टाइल कॉन्फ़िगरेटर में जाकर के आप यहाँ से उठा सकते हो, यहाँ मोड कलर में गए देखो यहाँ से RGB आपको मिल जाएगा, हेक्साडेसिमल नहीं मिलेगा। अगर नहीं आपको ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन मैंने एक प्लेटफॉर्म बताया कि आप गूगल पे जाओ और ऐसे सर्च करना कलर पिकर, तो आपको चाहे लैपटॉप पे हो चाहे मोबाइल पे हो ऐसे करके खुलेगा कुछ ये प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे जिस कलर को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ देखो यहाँ से इसको घुमाओ और यहाँ पे इसको ऊपर घुमाते चलो, और जिसका देखो नीचे में उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रहा है, RGB वैल्यू दे रहा है, और ये सब अलग अलग कलर वैल्यू थी, HSL होती है हाई सैचुरेशन लेयर, HSB होती है, अलग अलग कलर की कलर सिस्टम्स होता है, बट हम दो ही जानते हैं हैक्स और RGB। ये तुम यहाँ पे देखो सबकी याद तुमको क्या आ रही है, जैसे जैसे तुम चेंज करते चलो उसका देखो नीचे वैल्यू चेंज हो रहा है। तो मैंने यहीं से कॉपी किया था, मैंने बोला तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कॉपी करो पेस्ट कर लो, RGB लगाना है RGB लिखो और फिर कर्ली पैरेंथेसिस के बीच में ये डाल देना, डन। देखो सेव करके अब हम फिर से पेज को लोड करेंगे, ठीक है। मैंने लाइन हाइट को क्या किया, लाइन हाइट मैंने 1.2 रखा है, तो ज्यादा का अंतर मुझे नहीं दिख रहा है, मैं 3.0 रखूंगा लाइन हाइट तुम्हारा।
ये लाइन हाइट देखो थी हो गया। डन है। और यस किसी को सर। कुछ पूछना है? चलो तुमको है, मैंने कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज बताई, बट ऐसा नहीं कि ये 5-6 पर तुम्हें एक्सप्लोर करनी है। इन सबको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम याद कर लो बैठ करके, बट हाँ अगर तुम्हें सीखने पर्पज से करनी है तो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, इंडेंटेशन है, लाइन हाइट मैंने बताया है, फिर टेक्स्ट डायरेक्शन होती है कि टेक्स्ट आपका कहाँ से होना चाहिए, फिर टेक्स्ट शैडो होती है, वर्ड स्पेसिंग होती है वर्ड के बीच में। तो ऐसे करके बहुत सारी है, तो ये तुमको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा। मैं बेसिक सा बता दिया हूँ तुम्हें। ये सब कम सम यूज होती है जो, बट जो बहुत ज्यादा यूज होती है वो मैंने बता दिया। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है कि हाँ सर ये कैसे होती है तो वो पूछ लो, मैं बता दूंगा। और नहीं तो नॉर्मल जो यूज होती है फॉन्ट साइज बढ़ाना, नॉर्मल टेक्स्ट के साथ हम डेकोरेशन क्या कर सकते हैं, उसकी फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, उसका फॉन्ट वेट मानो बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हैं, उसको इटैलिक्स बनाना होता है, कलर होता है, बैकग्राउंड कलर का तुमको पता ही है बैकग्राउंड कलर कैसे लगता है। सेम काम तुम ऐसे बैकग्राउंड पे भी कर सकते हो। तो बैकग्राउंड ओह हाँ बोलो, लिंक आवाज कट रही है तुम्हारी। सर जा रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, बोलो। फिर तुम्हारी आवाज कट गई। ओके चलो कोई नहीं, मैं तुमसे अगर ऐसा ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हैं सर? क्या हो गया? ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हैं? हाँ यूज कर सकते हैं। उसके लिए फिर एक प्रॉपर्टी होती है लीनियर ग्रेडियंट करके आती है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो तुम्हारा अथी के में होता है बैकग्राउंड कलर में। हाँ बैकग्राउंड कलर में यहाँ है ना, यहीं पे तुमको आरजीबी के जगह पे वो लीनियर ग्रेडियंट करके एक आता है प्रॉपर्टी। वो देखना होगा, देख लेना तुमको कि लीनियर ग्रेडियंट करके आती है। देखो और भी अथी तुमको एक चीज मैं बता देता हूँ। अगर कभी तुमको किसी चीज का अथी है ना, तुम्हारे दिमाग में आइडिया है बट तुमको ये पता नहीं कि उसका क्या वो उसके इक्विवेलेंट कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी होती है या कौन सी ये होती है, यू कैन यूज गूगल। हमको जैसे मान लो मुझे नहीं पता है कि फॉन्ट वेट कैसे किया जाता है, हिंदी में ही देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सीएसएस में फॉन्ट को, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता बोल्ड कैसे करे, खुद आ गया। देखो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी तुम्हारा सामने में ला करके दे दिया। ठीक है, अब तुमको अगर इसके बारे में डिटेल पढ़ना है, इसको खोल करके हिंदी में देखो, ये होगा एकदम लिखा हुआ, देखो हिंदी में लिखी हुई है फॉन्ट वेट। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल फॉन्ट का वेट डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है, यानी आपका फॉन्ट कितना बोल्ड होगा, इसकी बोल्ड, बोल्डर और लाइटर संभावित वैल्यू होती है। इसके अलावा आप कस्टम वेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे 100, 300, 500 आदि। फिर इसके देखो एग्जांपल दे दी। तो एक्सप्लोरेशन तुम्हारा है, हम लोग तुम्हें उतनी ही बताएंगे, हम चाहे HTML का हो चाहे CSS के साथ हो, उतनी ही चीजें बताएंगे जितनी चीजें बेसिक्स बेसिक हो या जितनी नेसेसरी है। इसके अलावा अगर किसी के माइंड में कुछ आता है, यू कैन यूज अ थीम है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम गूगल का यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने दिखा दिया CSS में फॉन्ट को बोल्ड कैसे करें, CSS में फॉन्ट को इटैलिक्स कैसे करें। तुम्हारा किसी के माइंड में क्वेश्चन, अभी फॉन्ट स्टाइल देखो, देख रहे हो सामने से तुम्हारे सीधे आ रहा है। CSS में बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कैसे लगाए, तो मैं एकदम शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं, कैसे लगाएं। देखो ये आ गया CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन हिंदी। देखो यहाँ से इसको खोलो तो तुमको ये बता देगा बैकग्राउंड कलर के लिए सेटिंग बैकग्राउंड कलर इन हिंदी। ये देखो ये तुम एकदम हिंदी में, जिसको नहीं कुछ समझ में आ रहा है हिंदी में भी समझ सकते हैं बैक की CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। डन है।